जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की डेट में हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये जो आपका पेपर हुआ था, आप यहां पर देखिए लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, और यहां पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देखने को मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका गवर्नमेंट ITI मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में पेपर हुआ था, जो कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसमें जो आपका पेपर हुआ था, थ्योरी का पेपर और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर हुआ था। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक फिगर बना दिया गया, और इस फिगर को देखकर आपको बताना है ये कौन सा यहाँ पर डीसी जनरेटर है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, एक जो यहाँ पर आपका आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर जो आपका एक वाइंडिंग दिखाई जा रही है, और एक यहाँ पर वाइंडिंग दिखाई जा रही है। एक यहाँ पर श्रेणी क्रम में और एक आपका समांतर क्रम में, और दूसरा यहाँ पर देखिए लोड को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जनरेटर होगा, ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। थोड़ा-सा यहाँ पर जो पीडीएफ है ये ब्लर है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कार्क स्क्रू नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ के हथेली का नियम, और सी ऑप्शन दिए गए फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, और डी ऑप्शन दिए गए फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी फ्लोमिंग के दाहिने और बाएं और कार्क स्क्रू के नियम है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग पे आपका होना चाहिए, क्योंकि ये आपका बार-बार पूछा जाता है, और ये आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, फ्लोमिंग के जो राइट हैंड का रूल होता है, ठीक है? ये जो प्रयोग किया जाता है जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ईएमएफ मतलब जो होता है साथियों, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो दिशा है, उसकी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए, और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको डेली हर एक नए नए पेपर की जानकारी मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन मेगर का, बी ऑप्शन मल्टीमीटर का, सी ऑप्शन श्रेणी प्रकार ओम मीटर का, और डी ऑप्शन है केल्विन ब्रिज का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया, ये जो आपका होगा शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग होगा। क्या होगा साथियों? शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। किस स्थिति में? तो जब कॉइल पिच पोल पिच से कम हो, उस समय यहाँ पर वो उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, और डी ऑप्शन है फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लोमिंग के राइट हैंड रूल, अर्थात फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि जितने भी फ्लोमिंग के दाएं और बाएं और यहाँ पर कॉर्क स्क्रू के नियम है, इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन टोंग परीक्षक का, बी ऑप्शन आंतरिक ग्राउलर का, सी ऑप्शन बाहरी ग्राउलर का, और डी ऑप्शन देंगे डिजिटल मल्टीमीटर का। इसमें जो आपका एक्सटर्नल ग्राउलर होता है, जो बाहरी ग्राउलर होता है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो मैंने आपको बताया था फाइबर ग्लास। क्या बताया था? फाइबर ग्लास। कुछ लोगों को याद होगा, जो लोग डेली क्लास करते हैं उनको तो बिल्कुल याद होगा। और यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़ करने के लिए कपास भी दिया गया, बाँस भी दिया गया और यहाँ पर चमड़े का कागज़ भी दिया गया है। लेकिन इसमें जो आपका सही हो जाता है फाइबर ग्लास, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तुल्यकालिक गति अर्थात सिंक्रोनस स्पीड की बात कर रहा है। ए ऑप्शन नो लोड स्पीड को, बी ऑप्शन फुल लोड स्पीड को और सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए और डी ऑप्शन देंगे स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, सवाल टाइप का दिया गया कि पूर्ण लोड पर यदि 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज की दर क्या होगी? जो फ्यूज की रेटिंग होगी, देखिए 10 हार्स पावर के लिए बात करें तो 10 हार्स पावर के लिए साथियों कम से कम 25 एम्पियर का फ्यूज होना चाहिए। कितने एम्पियर का? 25 एम्पियर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? एक्स ए ऑप्शन दिया गया 360 अंश, बी ऑप्शन है 720 अंश, सी ऑप्शन है 1080 और डी ऑप्शन दिया गया 1440। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1080, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 कला 36 स्लॉट और 12 क्वायर 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। इसमें जो स्लॉट होंगे वो की संख्या कितनी होगी, ये मात्र आपको बताना है। तो किसमें पूछ रहा है? तो 3 कला जो कि 36 स्लॉट है, 12 क्वाइल और 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में पूछ रहा है। तो इसमें जो स्लॉट की संख्या होगी साथियों कितनी होगी? ये 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने और कई बार मैंने इसके बारे में बताया भी है आपको कि एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका दिया गया एक वाइंडिंग यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और यहाँ से आपका सिंगल फेज सप्लाई दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इसको पहचानेंगे कैसे? ये जो आपका होगा साथियों, ये आपका जो होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होगा। क्या होगा? यहाँ पर आपका कैपेसिटर भी लगाया गया है और यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाउंड वाउंड रोटर के लिए कौन सी एकल कला मोटर फिट है? वाउंड रोटर की बात कर रहा है। वाउंड रोटर के लिए हमेशा जो आता है रिपल्सन मोटर आता है, जिसको हिंदी में प्रतिकर्षण मोटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी यहाँ पर बी पर टिक हो गया। ए ऑप्शन हमारा जो होता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी और भी सारे ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि एक चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम, जूल का नियम या फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो साथियों, ये जो आपका होता है लेंज का नियम, ये जो होता है ये सिंगल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये जो कार्य करता है लेंज के नियम के अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर, सार्वभौमिक मोटर का मतलब यूनिवर्सल मोटर, और इसका वो अनुप्रयोग जो है कौन सा है? ए ऑप्शन जेट पंप में, बी ऑप्शन भोजन मिक्सर में, सी ऑप्शन टेली प्रिंटर में और डी ऑप्शन देखिए कंप्रेसर में। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भोजन मिक्सर में। बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? मतलब कि इसकी जो रेटिंग की जाती है वो किस में की जाती है? केवीए में या वाट में या मेगावाट में या केवी में? तो देखिए, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो आपका अल्टरनेटर होता है और जो ट्रांसफार्मर होता है, दोनों की जो रेटिंग की जाती है वो केवीए में ही की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर दिया गया है हमारा, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि
घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? ए ऑप्शन, क्षेत्र में दोष पता लगाना आसान होता है। बी ऑप्शन, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है। और सी ऑप्शन है, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है। और डी ऑप्शन है कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है और फेजों की संख्या कितनी भी हो। तो ये आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें इस चीज़ की कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। जब इसमें 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है और इसमें कितने भी आप फेजों की संख्या रख दें, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें कि जो यहाँ पर एक्स के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है? ये क्या है साथियों? तो ये जो आपका यहाँ पर रोटर कन्वर्टर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो इसका भाग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम वितरित थ्रेड विद्युतीय प्रवाह के नाम से जानते हैं, या आप इसको अंग्रेजी में बोले तो कलेक्टर्स द डिलीवर डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? धातु दृष्टिकारी, या मरकरी आर्क दृष्टिकारी, या अर्धचालक डायोड, या तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको तुल्यकालिक कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा गया था कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? मोटर जनरेटर सेट का लाभ ये होता है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से क्या करता है? कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। साथियों आज की डेट में आपको 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन बता देंगे, जो कि यहाँ पर एक ही वीडियो में बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।